खाऊंगा चक्का चिप्स, चक्का चिप्स, चक्का चिप्स, चक्का चिप्स। मदद करो, मैं भूख से सूख जाऊंगा। पूरे एक हफ्ते से मैंने कुछ नहीं खाया है। लग तो ऐसे रहा है कि एक हफ्ते का एक ही दिन में खा गए। और नहीं सह सकता, मुझे भूख लगी है। लगता है फिर करना ही पड़ेगा। सुनो, इसमें से एक बाइट खा लो, ठीक है? थैंक यू। एक बाइट में पूरा खा गए। अब मुझ में एनर्जी आ गई। वो मेरे हिस्से की एनर्जी थी। मैं हूँ ब्लैंकेट स्पिरिट निशिकावा। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ये ब्लैंकेट देता हूँ। इस ब्लैंकेट का मैं क्या करूँगा? चलो बाय। सुनिए निशिकावा अंकल, ये क्या कह रहे हो तुम? ये पक्का कोई स्कैम लगता है मुझे। शायद इस चीज के बाद में आके पैसे मांगेगा। ब्लैंकेट का स्कैम? लेकिन वो तो बर्ड की तरह उड़ गए। वैसे काफी अच्छी क्वालिटी का ब्लैंकेट है ये। चलो आज इसे उड़कर सोने की कोशिश करता हूँ। कितना लाइट है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ब्लैंकेट ओढ़ा है। मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। ब्लैंकेट अपने आप चल रहा है। तो क्या तुम सचमुच में एक ब्लैंकेट हो? तुम हिल डुल सकते हो, आंखें भी है तुम्हारी, स्माइल भी करते हो। हाथ मिलाओ, बैठ जाओ, रोल करो। बहुत बढ़िया, तुम बहुत क्यूट हो। यस, आज से तुम्हारा नाम होगा फ्यूटन। हिमा, ये ब्लैंकेट ट्राई करोगी? बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। ये उड़ रहा है। खबर मिली है कि एक भालू शहर में हिरोशी आज भी लेट है, कॉल भी नहीं किया मुझे। पक्का कहीं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होंगे। घर से तुम दोनों अभी तक जागे हुए क्यों हो? उड़ना बंद करो और जाके सो। ये ब्लैंकेट कैसे उड़ने लगा? इसका नाम फ्यूटन है। काफी क्यूट है ना? हाँ, क्यूट तो है। ये सपना है? सुनो, क्या मैं भी इस पर बैठ जाऊं? फ्यूटन, अगर तुमने मॉम को बिठाया तो तुम खुद ही गिर जाओगे। मैं इतनी भी भारी नहीं हूँ। कहा था ना कि मेरी मॉम बहुत भारी है। ज्यादा मत बोला करो। हाँ, कितना सॉफ्ट और कंफर्टेबल है ये। अरे नहीं, मुझे हिरोशी का वेट करना है। चलिए उन्हें पिक करके आते हैं। आज कुछ ज्यादा ही पार्टी हो गई। हेलो हेलो डैड, यहाँ देखिए। मतलब मेरा शक सही निकला, ये कभी नहीं सुधरेंगे। आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आज आप लेट होने वाले हैं? ओह, तो आखिर तुम लोग मुझे लेने आ ही गए हैं। ये क्या, तुम सब उड़ कैसे रहे हो? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तुम जरा मुझे पिंच करोगी मित्सी? इतनी जोर से भी नहीं करना। मतलब कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। फ्यूटन, जरा जल्दी करो। अरे तेज उड़ना जरूरी है क्या? थोड़ा दूर से बात हम उड़ गए। शीरो, डरने की जरूरत नहीं, ये मेरा नया दोस्त फ्यूटन है। शीरो, फ्यूटन, बैठ जाओ। यस, चिन चिन काय काय करके दिखाओ। अरे अरे, बेचारे फ्यूटन से क्या क्या करवाओगे? शीरो को मजा आ रहा है। डैड, इसे हम अपना पेट बना सकते हैं। क्या कहा? इससे पेट बनाना है? अरे पहले ये तो बताओ कि ये खाता भी है या नहीं? ब्लैंकेट ही तो है, बीच बीच में बाहर धूप में टांग दिया तो बस होगा। और ये रहेगा कहाँ पर? अब क्या डॉग हाउस जैसा ब्लैंकेट हाउस भी बनाना पड़ेगा मुझे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अलमारी में रह लेगा। ओ अच्छा, ठीक है, रख लो फिर। तुम खुश हुए ना फ्यूटन?
कम दबाव के चलते कांटो रीजन में बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में बारिश के साथ साथ तेज आंधी और तूफान भी दस्तक दे सकते हैं। मैं छाता लेके जाता हूँ। वैसे मौसम कितना अच्छा है ना। शिनचैन, तुम्हारी स्कूल बस निकल गई। जाने दीजिए मॉम, मुझे वॉशरूम में देर लगेगी। फुटॉन, तुमने तो डरा दिया। इसे छोड़ के जल्दी आना फुटॉन। अरे वो भला क्या चीज है? शायद यूएफओ है। उड़ने वाला ब्लैंकेट है क्या? तुम कितने फास्ट हो फुटॉन। शिनचैन आज भी बस के लिए टाइम से तैयार नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आता कि कब सुधरेगा वो। शिनचैन, हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। शिनचैन, तुम ये किस में बैठे हो? शायद मैजिक कारपेट है। लेकिन मुझे तो ये ब्लैंकेट लग रहा है। स्कूल में मिलते हैं। शिनचैन उड़ गया। फुटॉन, मेरी स्कूल इस तरफ है, चलो। दोस्तों, ये है फुटॉन, इससे दोस्ती करके अच्छा लगेगा। हेलो बोलो। हेलो, क्या कहूँ? कितना अजीब पेट है। रुको, ये ब्लैंकेट है ना? ये तो 100% कॉटन है, इतना सॉफ्ट। हर बात कंफर्टेबल भी है। मुझे तो लगा मैं सपना देख रही हूँ। ऐसा आराम पहले कभी नहीं मिला। हम सब स्कूल के बाद फुटॉन के साथ राइड पर चले। सुनो, एक्शन कम इन। ऊपर से व्यू अच्छा लगा। तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे अरे बस करो, ये मजेदार है। लगता है जैसे कि रोलर कोस्टर पर बैठे हैं। फुटॉन, ये अचानक इसे क्या हुआ? फुटॉन, तुम ठीक तो हो ना? कह रहा है वीक लग रहा है क्योंकि चेहरा गीला हो गया। शायद हमने ज्यादा स्ट्रेस कर दिया इसे। पानी और आग ब्लैंकेट के दुश्मन होते हैं। क्यों ना हम इसे ड्राई करके देखें? वाह, ये तो फिर से पहले जैसा हो गया। थैंक गॉड। अब फिर से गीले मत होना। अब हम क्या कर सकते हैं, बोलो? मेरा तो उस पहाड़ तक उड़ने का मन कर रहा है। वाह, अच्छा आइडिया है। चलो चलते हैं। फुटॉन के लिए तो बाएं हाथ का खेल होगा, है ना फुटॉन? रुक जाओ, मैं तुमको पकड़ लूंगा। तुम बच नहीं सकते। अभी पकड़ता हूँ तुम्हें। अब तुम्हारी बारी बो। फुटॉन, ये अच्छा आइडिया नहीं है। मैंने फुटॉन को पकड़ लिया। अरे फुटॉन की बारी। चलो कल मिलेंगे। बाय बाय। चलो घर चले फुटॉन। अरे वाह, जापानी जूस बेस्ट है। शुक्रिया। नहीं है, ये नहीं है, ये क्या कर रहे हो तुम बेटा? एक्शन कमेंट नहीं मिल रहा। डैड, आपने देखा है क्या? क्या तुम्हारा टॉय? मैंने तो नहीं देखा। तुम उसे बाहर लेके गए थे ना बेटा? शायद मैंने पहाड़ पर गिरा दिया होगा। हम सब फुटॉन के साथ राइड पर गए थे ना। क्या कहा, पहाड़ों? फुटॉन, जल्दी से वापस चलो। अरे रुक जाओ। अभी काफी लेट हो गया है बेटा। शिनचैन, कुछ कीजिए ना आप। जल्दी ही बारिश भी होने वाली है बेटा। चलो जल्दी चलो। शिनचैन बेटा, पक्का तुम यहीं पर खेलने आए थे, है ना? मौसम बिगड़ता जा रहा है। हम यहीं पर पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे डैड, ये दीजिए। अरे रुको शिनचैन बेटा, शिनचैन, शिनचैन को आप ठीक तो हैं?
फुटोन शिनचैन का पीछा करो जाओ। मिल गया। फुटोन। ओ तुम ठीक तो हो ना बेटा? शिनचैन! फुटोन! फुटोन! डैड, उसे बचाइए। नहीं बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते। शुक्र है कि ये एक छोटी सी जंगल की आग थी। लेकिन ये ब्लैंकेट यहाँ आया कैसे? फुटोन, शिनचैन! तुम उठोगे नहीं क्या फुटोन? फुटोन, ओ ये क्या? फुटोन, तुम ठीक हो ना? समझ गया, तुम निशिकावा अंकल के पास जा रहे हो ना? फुटोन का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। चलो बाय। फुटोन, थैंक यू। डैड को ऑफिस में कैजुअल कपड़े पहनने हैं। सब आ तो गए हैं, कोई रह तो नहीं गया? क्या हुआ सर, आखिर बात क्या है? एक्चुअली हम अगले वीक कैजुअल वेयर डे ट्राई करने वाले हैं, ये बताना था। क्या कोई खास बात? काफी नई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को वर्क प्लेस में कैजुअल वेयर पहनने के लिए अलाउ कर रही हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ फ्रेश आइडियाज इंट्रोड्यूस करें। लेकिन हमारी कंपनी तो सेल्स में है ना बॉस। एग्जैक्टली, इसलिए मैं तुम लोगों को ऑफिस कैजुअल्स पहन के आने के लिए कहूंगा जो तुम्हारे काम से इंटरफियर ना करें। ओ ऑफिस कैजुअल? वैसे ये ऑफिस कैजुअल क्या है आपको पता है? शायद मेरे हिसाब से एकदम नीट दिखने वाले कपड़े। कोई तुक नहीं बनता इस बात का। सैलरीड मैन के लिए सूट उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि सोल्जर के लिए बैटलफील्ड में कवच। मैं कैजुअल क्लोथ्स में मोटिवेटेड फील नहीं करता। तुम्हारा कवच वैसे ही रिंकल्ड है। मेरे हिसाब से ये अच्छा आइडिया है। मुझे तो अभी से क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप क्या पहनने वाले हो मिस्टर नोहारा। शायद मैच्योर फैशन का नमूना दिखाऊंगा। मुझे लगता है ये कपड़े एकदम सही रहेंगे। आप ये क्या कर रहे हैं? लेट हो रहा है। डैड, आप घर से भाग रहे हो? भला मैं क्यों भागूंगा? क्योंकि आप कपड़े पैक कर रहे हो। वो दरअसल अगले हफ्ते मुझे ऑफिस में कैजुअल वेयर पहन कर जाना है। सच में? पर अभी जो कपड़े पहन के जाते हैं वो भी तो अच्छे हैं हैरी। अब क्या कहूँ, ये पुरानी पैंट्स तो पहन के नहीं जा सकता ना मैं मिर्ची। अब बहुत बेचारी लगोगी और आपके शौक से बदबू भी आती है। चुप करोगे? अच्छा, ये कैसा रहेगा? ओ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये डिजाइन तो ऐसा है जैसे बग्स ने खाया हो। ये डिजाइन नहीं है, सच में बग्स ने खा लिया इसे। और कोई ऑप्शन नहीं है, कल मॉल जाके कुछ कपड़े खरीद लेते हैं। क्या नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे? तो ऐसे अजीब से कपड़े पहनेंगे तो सारे जूनियर्स मजाक उड़ाएंगे आपका हैरी। ठीक है, तो फिर सेक्शन चीफ के लिए नए कैजुअल वेयर खरीद लेंगे। सेक्शन चीफ के लिए कपड़े खरीदोगे मतलब? वो तुम्हारे डैड की पोस्ट है। अगले दिन पहले कौन सा सेक्शन ट्राई करें? मिस्टर कस्टमर, इस सेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? टॉयज, गेम्स और डीवीडीज, सारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। हम कपड़े खरीदने आए हैं शिनचैन बेटा। अगर आप वेस्टर्न वेयर देखना चाहोगे तो प्लीज इस तरफ आइए। आपको हमारे पास हर किस्म के कपड़े मिलेंगे। ओह, शायद यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा मुझे। यहाँ तो क्लोथ्स ही क्लोथ्स है और योशिनागा मैम खाती ओट्स है। कुछ स्पेसिफिक चाहिए आपको? हेलो, मेरा नाम शिनचैन नोहारा है, 5 साल का हूँ मैं और मुझे चीज वाली फ्रेंच फ्राइज पसंद है। तुम अपना मुंह बंद रखोगे? आपका बेटा बहुत फनी है। हाँ, तो आपको किस तरह के कपड़े दिखाएं?
मुझे कुछ कंफर्टेबल, रिफ्रेशिंग और जो ऑफिस में सोबर दिखे ऐसा कुछ दिखाना प्लीज। इन्हें ऐसे कपड़े दिखाइए जिन्हें वॉश करने में मॉम को तकलीफ ना हो। आपको ऑफिस में पहनने के लिए कैजुअल कपड़े चाहिए ना? ये देखिए, बताइए ये कैसा है? व्हाइट टी शर्ट तो एवरग्रीन चॉइस है, स्मार्ट और सोबर। ओह, बिल्कुल सही कहा। बहुत बढ़िया है, मुझे भी व्हाइट कलर बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। शिनचैन बेटा, मेरे कपड़े पर कंसंट्रेट करो ना। वैसे मैं ऑफिस में रेगुलरली व्हाइट शर्ट ही पहन कर जाता हूँ। ओ ऐसा क्या? बताइए ये कैसा रहेगा? ये आपको बहुत सूट कर रहा है। क्या सच में? हाँ, ये ग्रीन कलर काफी यूनिक है, मार्केट में ऐसा कलर नहीं मिलेगा। इस कलर को हम कहते हैं कासुकाबे ग्रीन। कासुकाबे ग्रीन? ये तो मुझे ऑर्डिनरी ग्रीन ही लग रहा है। 12,000 रुपए। डैड के फॉरएवर सेक्शन चीफ वाले फैशन लुक के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा कोई फैशन नहीं होता बेटा। मैं समझती हूँ, आप फॉरएवर सेक्शन चीफ हो ना? फॉरएवर बोलना जरूरी नहीं है ना। मैं आपके लिए मिक्स एंड मैच करती हूँ। मैं भी हेल्प करूँगा। क्या लगता है यार ये लुक? Years ago, before maps agreed on names and borders, the land that would one day be called Georgia was already soaked in sweat and silence. It was a warm land, heavy with marsh air and pine sap, but the cold lived elsewhere, inside stone walls, inside iron rules, inside the hearts of men who believed cruelty was order. At the center of that cold stood Lord Alistair Crow, a plantation ruler whose name was spoken softly, never fully allowed. His estate rose like a scar from the earth, a fortress of pale stone surrounded by fields of indigo and rice, worked by bodies he never counted as human. At dawn the bell rang, at dusk it rang again. Between those sounds lives were ground down into obedience. Chains sang here, not loudly, never loudly, they whispered. Iron rubbing iron, ankles dragging through mud, the soft clink that followed a man even into his dreams. Lord Crow liked to walk his balcony at night, wrapped in furs despite the southern heat. Below him, torches flickered along the slave quarters like dying stars. He enjoyed that view. It reminded him that nothing moved on his land without his knowing. Or so he believed. The palace interior was colder than the night air. Stone floors stole warmth from bare feet. Hallways echoed every step, as if the house itself was listening. Servants bowed low, eyes fixed on the ground. No one ever met Crow's gaze for long. His eyes were sharp, pale, and empty like winter water. Punishment was public here. Fear, he believed, was a language everyone understood. But fear has a shadow, and shadows learn. Among the enslaved was a man known only as Ezekiel. No surname, no record in Crow's books worth remembering. Tall, quiet, with eyes that never rushed. He worked where others refused to last, hauling timber, repairing walls, digging drainage trenches near the swamps, places where the land itself tried to swallow men whole. Ezekiel listened. He listened to the way guards shifted weight when bored. He listened to the change in footsteps between stone and dirt. He listened to doors, how some sighed when opened, others screamed. And most of all, he remembered. While others counted days, Ezekiel counted paths. He learned that beneath the east storage wing, old storm tunnels still breathed. He learned which fences loosened after heavy rain, and which dogs slept through thunder. He learned the plantation the way a blind man learns a face, by touch, by sound, by patience. The other slaves noticed something unsettling. Ezekiel never looked lost. When men were whipped and dragged back broken, Ezekiel would help carry them, his face unreadable. When women whispered prayers at night, he stood at the edge of the firelight, eyes tracing the dark beyond the fences. Some said he was planning escape. Others said he was cursed, that no man who knew this much survived long. The overseers noticed too. Escapes had begun to happen, not many, just enough to make the nights uneasy. A man gone from the south fields, a woman vanished near the river bend. No blood, no struggle, just absence. Lord Crow did not tolerate absence. He ordered harsher patrols, more chains, fewer rations. The air thickened with resentment and rot. Still, the disappearances continued, like teeth quietly pulled from a jaw. One evening, Crow stood alone in his great hall, staring at a map spread across a long oak table. Candle flames trembled, though no wind touched them. "Someone is teaching them," he muttered. Far away, beyond the reach of torchlight, Ezekiel traced another path in the dirt with his bare toe, committing it to memory.
The land was learning to let people go, and Karma, ancient and patient, had begun to walk the same routes. Ezekiel knew by heart. The nights grew louder after the disappearances, not with screams, but with listening. Torches stayed lit longer. Dogs were fed less so hunger would sharpen them. Guards paced the fences until their boots carved familiar grooves into the dirt. Lord Alistair Crow watched it all from behind tall windows, his reflection floating in the glass like a ghost that refused to leave. He told himself this was control. But control, once cracked, makes a sound only the ruler can hear. Below the great house, beneath layers of packed earth and forgotten stone, old passages waited. They had been carved decades earlier by hands long dead. Drainage channels, storage routes, half-collapsed escape tunnels from a war no one on the plantation remembered anymore. Ezekiel remembered them all. He had discovered the first tunnel by accident while digging a new trench near the cane fields. His shovel struck hollow. The sound was different from stone, different from root. It breathed back at him. From that day on, he paid attention to the land's replies. At night, when the quarters fell into exhausted silence, Ezekiel moved. Bare feet, slow breath. He memorized the rhythm of patrols, counting heartbeats between footsteps. He learned where moonlight betrayed shadows and where darkness swallowed them whole. Others began to follow him, not in body, but in hope. Whispers found him. Is it true? Can anyone leave? Do you know the way? Ezekiel never answered quickly. Escape, he knew, was louder than chains if done wrong. But sometimes he would nod. Sometimes he would trace a shape in the dirt with his finger. 3 turns. 1 wait, no running. And sometimes people were gone by morning. Lord Crow responded with cruelty dressed as justice. He ordered a man chained at the crossroads for a full day beneath the sun. No water, no shade, just as an example. The iron cut into flesh, and flies gathered where dignity had already fled. The slaves were forced to walk past him, eyes forward, hands trembling. Crow watched from horseback, face unreadable. Let them remember, he said calmly, but memory is not loyalty. That night rain fell hard and sudden, drumming against roofs and stone like a warning. The old tunnels filled slowly, water licking their edges. Ezekiel waited, counting the seconds between thunder. Rain meant noise. Noise meant cover. He guided 3 people that night, a father, a daughter, and a woman who walked with a limp. The route was longer for them, safer. Through a collapsed cellar wall, down into the cold mud tunnel, past a bend where the ceiling wept constantly, up through a forgotten hatch near the tree line. When they emerged, the forest swallowed them whole. By morning the dogs found nothing. Fear crept into the palace walls. Servants whispered of moving shadows. Guards swore they heard chains dragging where no one stood. Crow's sleep grew shallow. He dreamed of doors opening by themselves, of hallways stretching longer than before, of footsteps that matched his own but never stopped. He summoned his overseers. Someone knows this land better than we do, Crow said, his voice low and sharp. Find him. Eyes turned downward. No one wanted to say the name that had begun to circulate quietly among the enslaved. Ezekiel. They said he could vanish between one step and the next. That walls meant nothing to him. That he could walk the plantation